हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एबीएफएम के लेटेस्ट स्टाइल एमसीक्यूज 2 मार्क्स क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो टेक ओवर कोड है, जो कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी को एक्वायर करती है, टेक ओवर करती है, जो उसके लिए उसने कोड बनाया है सेबी ने, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एन एक्वायरर, जो एक एक्वायरर कंपनी है जो एक्वायर करना चाह रही है दूसरी कंपनी को, शुड डिस्क्लोज द होल्डिंग टू द कंपनी एंड रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज व्हेन देयर होल्डिंग क्रॉस व्हाट परसेंट ऑफ कंपनीज टोटल स्टॉक। तो कितना अगर उसका परसेंट क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज में बताना पड़ेगा। जिस भी कंपनी को यहाँ पे एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसकी होल्डिंग अगर ले रहे हैं यहाँ पे, तो कितनी परसेंट अगर होल्डिंग वो उनकी एक्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे शेयर्स ले लेते हैं, तो उनको स्टॉक एक्सचेंज में, रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज में बताना पड़ेगा। वो परसेंटेज क्या रहेगी यहाँ पे, 10%, 5%, 15%, या फिर 25%। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन अगर हम यहाँ पे देखें कि जो 10% है, कहते हैं डिस्क्लोजर इजंट रिक्वायर्ड एट दिस थ्रेशोल्ड, मतलब 10% यहाँ पे आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि इजंट रिक्वायर्ड यानी थ्रेशोल्ड, इतना थ्रेशोल्ड नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा कहते हैं सेबी मैंडेट डिस्क्लोजर वंस होल्डिंग क्रॉस 5%। तो अगर वो 5% से ज्यादा यहाँ पे होल्डिंग ले लेता है, एक्वायर कर लेता है यहाँ पे, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंडेट है कि 5% से अगर यहाँ पे होल्डिंग ज्यादा हो जाती है, तो उसे यहाँ पे रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5% यहाँ पे करेक्ट है, राइट। अगर हम सेकंड देखें 15% की, तो ये क्या कह रहा है, दिस फिगर इज रेलेवेंट फॉर क्रीपिंग एक्विजिशन। क्रीपिंग एक्विजिशन क्या होती है कि जिस भी कंपनी को हम एक्वायर कर रहे हैं, पहले हमने उसका 5% लिया, धीरे 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 हम उस कंपनी के जो होल्डिंग्स को एक्वायर करते जा रहे हैं, 5%, 10%, 15%, तो धीरे धीरे एक्वायर करते जा रहे हैं। तो ये क्रीपिंग एक्विजिशन हुई, ना कि डिस्क्लोजर, ठीक है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर क्या है कि 5%, जैसे ही वो कंपनी, सपोज ए और बी कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ए कंपनी जो है यहाँ पे बी कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश कर रही है, तो जैसे ही ये 5% इसके शेयर्स एक्वायर कर रही है, ओपन मार्केट में जब परचेज कर रही है, तो उसको यहाँ पे रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज में बताना पड़ेगा कि उसने 5% इस कंपनी के जो है होल्ड शेयर्स जो है यहाँ पे एक्वायर कर लिए हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्विजिशन यहाँ पे नहीं होगी कंप्लीट, ये नहीं है कि यहाँ पे एक्विजिशन हो गई है एंड ऑल, नहीं, ये एक तरह का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको बताया जा रहा है कि आई एम ट्राइंग टू, मैं यहाँ पे इसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए जैसे ही 5% से किसी भी कंपनी की यहाँ पे 5% से होल्डिंग अगर वो ले लेता है कंपनी, तो उसे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में बताना पड़ेगा, राइट। तो नेक्स्ट अगर यहाँ 25% की अगर हम बात करें, तो दिस इज द ट्रिगर पॉइंट फॉर मैंडेटरी पब्लिक ऑफर। तो जैसे ही वो 25% से ज्यादा यहाँ पे होल्डिंग एक्वायर कर लेता है बी की, तो यहाँ पे उनको मैंडेटरी हो जाता है कि पब्लिकली वो ऑफर यहाँ पे दे दे, ठीक है। ट्रिगर पॉइंट है, मींस कि वो उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे उसको एक्वायर करेगा यहाँ पे बी कंपनी को, ठीक है। तो ये मैंडेट यहाँ पे डिस्क्लोजर नहीं है कि वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, डिस्क्लोजर नहीं दे रहा है, यहाँ पे एक्वायर करने की ही कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे 25% वो एक्वायर के लिए है, ठीक है। वहां पे पब्लिक ऑफर यहाँ पे करना पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, दैट इज 5%, क्योंकि उसने ये बोला है कि कितना उसे डिस्क्लोज कर, कब किस परसेंट पे उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा से यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को, रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज को। तो वो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, 5%, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आंसर क्या है हमारे यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इनको मैच करना है हमें, ग्रुप्स को, ग्रुप ए को ग्रुप बी के साथ यहाँ पे हमें मैच करना है रीस्ट्रक्चरिंग को लेके, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, चाहे वो ऑपरेशन से रिलेटेड है, चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, ठीक है,
लीगल स्ट्रक्चर है, जब हम उसको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग होता है। तो यहाँ पे बात करी जा रही है ग्रुप ए में स्ट्रक्चर के टाइप दे रखे हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं उनको उनके एक्टिविटी से यहाँ पे रिलेट करके मैच करना है हमें ग्रुप बी के साथ। पहला इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग। तो इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग है, इट मींस विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही ये रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग है, तो आउटसाइड हम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कुछ चेंज लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग है, तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई रिस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है यहाँ पे। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, तो स्ट्रेटजीज को लेके ठीक है कोई चेंज यहाँ पे लाया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे बी ग्रुप में हमें क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। दूसरा है डाइवेस्टिंग नॉन कोर बिजनेस यूनिट्स एंड इन्वेस्टिंग इन ऑपरेशंस। फिर है रिकॉग्निशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डेट एंड इक्विटी। या फिर फोर्थ वन, ब्रॉडर चेंज इंक्लूड्स एसेट्स ओनरशिप एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4, या फिर बी ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, या फिर ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, या फिर डी का 3, डी में ए का 3, बी का 2, सी 1, डी 4। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है, फॉर उससे आप क्लियर हो जाएगा कि क्या आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो इंटरनल स्ट्रक्चरिंग रिस्ट्रक्चरिंग की अगर हम बात करें, उसमें इंक्लूड होता है एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट एक्टिविटीज, कि एसेट में इन्वेस्ट करना है, डाइवेस्ट करना है। डाइवेस्ट होता क्या है बेसिकली, कि कोई भी पार्ट ऑफ सब, जो भी कंपनी का कोई पार्ट है, ठीक है, सब्सिडरी है कोई, उसको सेल कर देना, कोई एसेट को सेल कर देना, जो ऑपरेशनल वर्क नहीं है जो कंपनी का, उसको यहाँ पे सेल कर देना, सेल ऑफ कर देना। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चरिंग क्या हो गई फिर यहाँ पे, क्या हो गई, दैट इज डाइवेस्टिंग नॉन कोर बिजनेस। जो उसका नॉन कोर बिजनेस है उसको यहाँ पे वो सेल कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है ऑपरेशंस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है। तो ये क्या हो गया, इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग। वो अपने इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में यहाँ पे चेंज कर रहा है, राइट। देन हम बात करते हैं एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग की, तो ये इंक्लूड करता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड अलायंसेस की। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग किससे मैच करेगा फिर? यस, यहाँ पे ये मैच करेगा, बी यहाँ पे मैच कर जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स, ज्वाइंट वेंचर्स करना, ठीक है, किसी भी कंपनी के साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, ज्वाइंट वेंचर करना, या फिर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करना, किसी की R&D कंपनी को आप उससे आउटसोर्सिंग करवा लेना, ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कर लेना किसी कंपनी के साथ, वो यहाँ पे एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा। ठीक है, देन आता है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। तो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कहता है इन्वॉल्व एडजस्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है फाइनेंस का, कि हम डेट यूज कर रहे हैं, इक्विटी यूज कर रहे हैं, जब कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं दोनों का, डेट एंड इक्विटी का, ठीक है, तो उसको रिस्ट्रक्चर यहाँ पे करना। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही बैठ रहा है, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डेट एंड इक्विटी। तो जो ज्यादा डेट यूज कर रहे हैं तो हम इक्विटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर ज्यादा इक्विटी पे हैं तो डेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन करी जा रही है कैपिटल की, वो यहाँ पे किससे मैच होगी, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग से, राइट। तो ये सी आ जाएगा यहाँ पे। फिर आता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, तो ऑब्वियसली ये से मैच कर रहा है यहाँ पे कि ब्रॉडर चेंज इंक्लूडिंग, तो ये यही कह रहे हैं ना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एनकम्पासेस ब्रॉड चेंज इंक्लूडिंग ऑपरेशंस, ओनरशिप, जस्ट स्ट्रेटेजी। तो ओवरऑल जो कॉर्पोरेट में चेंज आ रहा है, स्ट्रेटेजी को लेके, ओनरशिप चेंज हो रही है, या फिर ऑपरेशन में कोई चेंज आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं, कोई नया मैनेजर आ गया है, ओनरशिप चेंज हो गई, नई स्ट्रेटेजी हमने लाई है कंपनी में, ठीक है, तो वो कौन सी रिस्ट्रक्चरिंग है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डी। तो इसके भी यहाँ पे क्या आंसर हमारा रहने वाला है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, कौन सा आंसर जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस 52 वीक्स का हमें दे रखा है। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि एन एक्वायरर मेड परचेज ओवर द लास्ट 52 वीक्स एट वेरियस प्राइसेस। ठीक है, वेरियस प्राइसेस पे यहाँ पे एक्वायर करा है। पहला
दूसरा और तीसरा यहाँ पे दे रखा है हमें, पहला 5,000 शेयर्स लिए हैं 110 पे, 10,000 शेयर्स लिए हैं 120 पे, और 15,000 शेयर्स लिए हैं 130 पे, ठीक है, प्राइस पे। अब हमें यहाँ पे बताना क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार शेयर्स लिए गए हैं, तीनों बार डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे लिए गए हैं, तो यहाँ पे हमें बताना है वेटेड एवरेज प्राइस क्या हुआ, ठीक है, फॉर दीज एक्विजिशन एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन प्राइसिंग, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन ए है दैट इज 123.33, बी है 125.0, एंड सी है 125.83, एंड डी है यहाँ पे 126.67, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देख ले एवरेज, वेटेड एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, वेटेड एवरेज प्राइस निकालने का, एवरेज प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, यस ये रहेगा वेटेड वॉल्यूम, वेटेड वॉल्यूम डिवाइड बाय यहाँ पे टोटल शेयर्स, टोटल शेयर्स, ठीक है, टोटल शेयर्स, ठीक है। वेटेड वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल शेयर्स तो हमारे पास यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं, पहले टोटल शेयर्स निकाल लेते हैं। टोटल शेयर्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे टोटल शेयर आ जाएंगे हमारे पास 5,000। यस आप भी साथ के साथ कैलकुलेशन करिए मेरे साथ, क्या रहेगा इसका आंसर, यस ओके 10,000 प्लस 5,000, तो ये टोटल शेयर्स कितने हो गए यहाँ पे, ये सॉरी 15,000 है ये, तो ये कितने हो गए यहाँ पे 30,000 के। तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई है दैट इज 30,000, टोटल शेयर्स है हमारे पास 30,000। तो वेटेड वॉल्यूम जो वैल्यू जो है हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, वेटेड वैल्यू 5,000 शेयर हमने कितने पे लिए दैट इज 110 पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, यस जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए मेरे साथ, दैट इज यहाँ पे हो जाएगी 5,50,000, राइट, 5,50,000, राइट, यही आ रहा है। अब आप 10,000 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए किसके साथ, 120 पे खरीदे थे 10,000 के शेयर्स, यस तो ये कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 12 लाख की, राइट 12 लाख ही आ गई वैल्यू। ओके देन थर्ड है हमारे पास 15,000 के शेयर्स, 15,000 के शेयर्स हैं उनको हमने कितने पे यहाँ पे लिया है, एक्वायर करा है, दैट इज 130 पे, ठीक है 130 प्राइस पे करा है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज आ गई 19,50,000, यही है ये वैल्यू, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए आप भी साथ के साथ। तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, ये वेटेड वैल्यू होगी ना, कि वेटेड के वेट जो है उनका उसी के अकॉर्डिंग हमने उनकी वैल्यू निकाली है शेयर्स की। तो वेटेड वैल्यू टोटल कितनी हो गई, ये हो गई 37 लाख, राइट। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमारे पास वेटेड वैल्यू भी आ गई है यहाँ पे, वेटेड वैल्यू, तो वेटेड वैल्यू कितनी है 37 लाख की, राइट। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए, क्या आंसर आने वाला है यहाँ पे आपके पास, यस यस ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज, इसको डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 123.33, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, हाउ डू स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी जो स्पैक है वो अपने फंड को कैसे यूज करते हैं, जो वो रेज करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर से जो वो फंड रेज करते हैं उसको वो यूज कहाँ करते हैं, कैसे यूज किया जाता है इस फंड को। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, द फंड्स आर यूज्ड टू पे डिविडेंड्स टू अर्ली इन्वेस्टर्स, जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे उनको यहाँ पे डिविडेंड दे दिया जाता है ट्रस्ट में जो पैसा रखा गया है उससे, ठीक है। दूसरा है फंड आर यूज टू बाय बैक शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से शेयर्स को बाय बैक करने के लिए यूज करा जाता है। या फिर तीसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि द फंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बोर्ड मेंबर्स, जो बोर्ड मेंबर्स है उनमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फोर्थ यहाँ पे बोला जा रहा है द फंड आर प्लेस्ड इन अ ट्रस्ट and used to acquire unnamed company revealed only after IPO। तो वो बोला जा रहा है कि जो पैसा है ट्रस्ट में वो यूज किया जाता है कंपनी को एक्वायर करने के लिए, अननेम कंपनी मतलब जो टारगेट कंपनी है यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे रिवील नहीं करा जाता है जब तक आईपीओ कंप्लीट नहीं हो जाता। आईपीओ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे कंपनी का नाम जो है वो रिवील करा जाता है, ठीक है, कि किस कंपनी में उनका पैसा या इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार।
एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि पहला जो था, द फंड आर यूज टू पे डिविडेंड टू अर्ली इन्वेस्टर, कहता है स्पैक डू नॉट पे डिविडेंड, स्पैक डिविडेंड नहीं देता है फ्रॉम आईपीओ फंड्स, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा था, द फंड आर यूज टू बाय बैक शेयर्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से बाय बैक करना, बाय बैक होता है अपने ही शेयर्स को वापस परचेज कर लेना। ठीक है, तो बाय बैक करने के लिए यहाँ पे पैसे यूज करा जाता है। तो स्पैक जो है वो डू नॉट कंडक्ट शेयर बाय बैक, स्पैक जो है विद आईपीओ फंड के साथ वो बाय बैक नहीं करता है, वो ये फंक्शन नहीं देता है बाय बैक का। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब कहता है फंड को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है बोर्ड मेंबर्स में, तो कहते हैं ये तो हो गया मिस यूज ऑफ फंड, कि अगर हम जो भी लोगों से पैसा लेके हम अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स को ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये मिस यूज हो गया फंड का। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। कहता स्पैक प्लेस फंड इन ए ट्रस्ट फॉर फ्यूचर एक्विजिशन, तो इट मीन्स क्या है, ये फोर्थ पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि स्पैक अपना पैसा कहाँ रखता है, ट्रस्ट में रखता है, और उसको यूज करा जाता है एक्विजिशन के लिए। तो यही बात यहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट कह रहा था कि फंड को ट्रस्ट में डाला जाता है और उसे यूज करा जाता है एक्वायर करने के लिए अननेम्ड कंपनी, मीन्स वो कंपनी जिसको अभी रिवील नहीं करा गया है, ठीक है, उसको एक्वायर करने के लिए यहाँ पे पैसे को यूज करा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है। राइट, तो नेक्स्ट आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, चाहे जेआईबी है चाहे सीआईबी है, ठीक है, चाहे जेआईबी चाहे सीआईबी की अगर हम बात करें, बैंक प्रमोशन की बात करें, आपको यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस पे जो है स्टडी कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट 30 years में 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं, ज्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं, बेनिफिट ले चुके हैं इस स्टडी मटेरियल का, स्टडी कंटेंट का। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स मिलेंगे, पीडीएफ क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, केस स्टडीज जो है यहाँ पे डिस्कस करी जाएंगी। अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ये सारा कोर्स आपको कहाँ मिलेगा, ये इसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.nstoolschoolofbanking.com पे, उसमें कोर्स सेक्शन पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। आपको जेआईबी का कोर्स चाहिए, सीआईबी का कोर्स चाहिए, बैंक प्रमोशन एग्जाम का कोर्स चाहिए, तो आप वहां पे जाके कोर्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दूं कि लास्ट 30 years में 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इन कोर्सेज का बेनिफिट ले चुके हैं, अपना एग्जाम जो है वो क्रैक कर चुके हैं, जीआईबी सीआईबी प्रमोशनल एग्जाम्स जो है वो क्लियर करने में उनको हेल्प मिली है। तो अगर आप भी अपने सीआईबी जीआईबी एग्जाम को क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं, अपनी कलीग्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ओवर द लास्ट 30 years 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इसका बेनिफिट ले चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पैक स्पॉन्सर्स आर करेक्ट, जो स्पैक के स्पॉन्सर्स हैं उनके रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली है, स्पॉन्सर्स इनिशिएट द स्पैक एंड फंड अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थ्रू नॉन रिफंडेबल कंट्रीब्यूशन, कि जो स्पैक के स्पॉन्सर्स हैं वो क्या करते हैं, फंड करते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को लेके, मतलब जो भी पैसा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ रही है स्पैक को लगाने में, जो यहाँ पे खर्चे आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ रही है, वो यहाँ पे स्पॉन्सर्स डालते हैं वो पैसा। ठीक है, और वो पैसा नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि स्पॉन्सर्स को यहाँ पे गारंटी दी जाती है 20% इक्विटी स्टेक की इन द मर्ज्ड कंपनी सॉरी रिगार्डिंग ऑफ मर्जर सक्सेस। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ मर्जर सक्सेस, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाहे मर्जर सक्सेस हो चाहे ना हो, मर्जर हो पाए या ना हो पाए, यहाँ पे स्पॉन्सर्स को 20% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्या कहता है पॉइंट, कि स्पॉन्सर रिस्क लूजिंग देयर कैपिटल इफ स्पैक फेल्स टू कंप्लीट अ मर्जर विद इन 2 year, क्योंकि स्पैक को 2 साल के बीच बिटवीन ही हमें 24 months में ही जो है वो कंप्लीट करना होता है मर्जर का प्रोसेस पूरा। ठीक है, अगर वो मर्जर प्रोसेस यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर वो मर्जर प्रोसेस 2 साल के बीच में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो
उस केस में स्पॉन्सर्स अपना पैसा लूज कर जाएंगे, उनको अपना पैसा खोना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या कहता है कि स्पॉन्सर्स मस्ट अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, फाइंड अ टारगेट। स्पॉन्सर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि हम इसमें पैसा लगाओ, ठीक है। और फिर टारगेट कंपनी ढूंढते हैं, ठीक है, जिसको एक्वायर करना है, फिर उसके साथ नेगोशिएशन करते हैं, डील फाइनल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन बताना है कि कौन से जो है स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड ओनली करेक्ट है, या फिर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, या फिर डी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब सारी की सारी यहाँ पे करेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, स्पॉन्सर बिगिन द, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, पे नॉन रिफंडेबल फीस टू द प्रोफेशनल। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी यही कह रही थी कि यहाँ पे जो है स्पॉन्सर जो है इनिशियल जो भी पैसा खर्च होता है स्पैक को लेके, वो स्पॉन्सर्स डालते हैं, वो नॉन रिफंडेबल होता है। वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि नॉन रिफंडेबल फीस जो है प्रोफेशनल्स को वो स्पॉन्सर्स यहाँ पे अपने आप अपने से देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रू है, राइट। तो ये क्या है, ट्रू है, हम बोल सकते हैं ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही थी यहाँ पे कि 20% जो है वो उनको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो सक्सेस हो चाहे ना हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि 20% इक्विटी इज नॉट गारंटीड, इट डिपेंड ऑन द सक्सेसफुल मर्जर कंप्लीशन। अगर मर्जर यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तब उनको यहाँ पे 20% जो है वो इक्विटी में मिलेगा मर्जर कंपनी में, ठीक है। अदरवाइज अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है, फेल हो जाता है, फिर उसको नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे गारंटी नहीं दी जाती है। अगर मर्जर सक्सेसफुली होता है तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया यहाँ पे, तो हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। अब अगली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अगली क्या कहती थी, स्पॉन्सर लूज देयर रिस्क कैपिटल इफ मर्जर नॉट कंप्लीटेड इन 2 years। तो उनको अपना पैसा यहाँ पे खोना पड़ेगा अगर मर्जर 2 सालों में कंप्लीट नहीं होता है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा था, स्पॉन्सर रिस्क लूजिंग देयर कैपिटल। उन्होंने भी यही चीज बोली यहाँ पे कि वो अगर 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं स्पैक को तो उनको अपना पैसा खोना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पे ट्रू है, ये भी यहाँ पे करेक्ट है। फोर्थ क्या कहती है कि स्पॉन्सर्स मस्ट कंप्लीट द फुल प्रोसेस टू अर्न देयर फाउंडर शेयर। तो उनको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस अपने फाउंडर शेयर्स को लेने के लिए, अपने शेयर्स लेने के लिए। तो ये चीज यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि स्पॉन्सर मस्ट अट्रैक्ट, यस वो यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं। देखो अगर यहाँ पे फुल प्रोसेस हो पाएगा कंप्लीट तभी उनको जो है उनका बेनिफिट मिलेगा, ये 20% वाला, ठीक है। तो उसके लिए वो अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, टारगेट कंपनी ढूंढते हैं, नेगोशिएशन करते हैं डील में, ठीक है, तभी जाके उनको उनके फाउंडर शेयर्स जो है यहाँ पे उनको मिलते हैं। तो ये भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है स्टेटमेंट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया यहाँ पे, ये सब जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट है। यस, ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, राइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास कि स्पैक रिलेटेड जो पार्टीज हैं ग्रुप ए में, उनको यहाँ पे हमें जो डॉक्यूमेंट्स है ग्रुप बी में उनके साथ यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। ग्रुप ए में कुछ पार्टीज दे रखी है हमें, और ग्रुप बी में हमें डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं कि कौन सी पार्टी से रिलेटेड कौन सा डॉक्यूमेंट है, हमें वो मैच करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देख लेते हैं ग्रुप ए में कौन कौन सी पार्टी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, ट्रांसफर एजेंट्स हैं, स्पैक ऑफिसर्स हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से दे रखे हैं, लेटर एग्रीमेंट है, वारंट एग्रीमेंट है, सिक्योरिटीज असाइनमेंट्स एग्रीमेंट है, या फिर फोर्थ में है प्राइवेट प्लेसमेंट वारंट परचेज एग्रीमेंट। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है हमारे पास कि ए का 3 रहेगा आंसर, B4 C2 D1, बी में A1 B2 C4 D3, सी में A4 B3 C1 D2, या फिर फोर्थ वाले में A2 B1 C3 एंड D4। तो क्या आंसर रहेगा, एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फिर देखते हैं कि क्या आंसर यहाँ पे रहने वाला है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है यहाँ पे,
आर कंपनसेटेड बाय फाउंडर शेयर्स अंडर द सिक्योरिटी एग्रीमेंट असाइनमेंट एग्रीमेंट। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो उनको कंपनसेट करा जाता है यहाँ पे बाय फाउंडर शेयर, किसके अंडर, सिक्योरिटी असाइनमेंट एग्रीमेंट के अंदर। तो ए का क्या ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दैट इज सिक्योरिटी असाइनमेंट एग्रीमेंट। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो पार्टी है उसके साथ कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैच कर रहा है, सिक्योरिटी असाइनमेंट एग्रीमेंट का, क्योंकि उनको यहाँ पे कंपनसेट करा जा रहा है बाय फाउंडर शेयर्स, जो कि किस कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं, सिक्योरिटीज असाइनमेंट एग्रीमेंट के अंदर आते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पॉन्सर्स की। द स्पॉन्सर जो है वो एग्री करते हैं टू बाय फाउंडर वारंट अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट वारंट परचेज एग्रीमेंट। ठीक है, तो स्पॉन्सर जो है वो बाय करते हैं यहाँ पे फाउंडर वारंट, किस डॉक्यूमेंट के अंदर, प्राइवेट प्लेसमेंट वारंट के अंदर। तो स्पॉन्सर का क्या आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट वारंट परचेज एग्रीमेंट आ जाएगा यहाँ पे, स्पॉन्सर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो जाएगा ये। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसफर एजेंट की, तो वो साइन करते हैं यहाँ पे वारंट एग्रीमेंट। ठीक है, वो स्पैक के साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन करते हैं, ट्रांसफर एजेंट वारंट एग्रीमेंट जो है यहाँ पे वो साइन करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर एजेंट के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट मैच हो रहा है यहाँ पे, वारंट एग्रीमेंट। तो स्पैक ऑफिसर्स की बात करें अगर, तो आर बाउंड बाय, तो वो बाउंड हो जाते हैं लेटर एग्रीमेंट के साथ बाउंड हो जाते हैं, विच इंक्लूड वोटिंग लॉकअप पीरियड। तो लॉकअप पीरियड होता है कि वो कितने देर के लिए अपनी फंडिंग यहाँ से नहीं निकलवा सकते हैं। ठीक है, उसमें ये सारी चीजें रहती है लेटर एग्रीमेंट में, वोटिंग का राइट रहता है, लॉकअप क्लॉज रहते हैं कि स्पैक का जब जैसे ही कंप्लीट होता है पूरा प्रोसेस, उसके जैसे 12 मंथ्स तक जो है आप अपने फंडिंग्स को यहाँ पे नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक कौन सा एग्रीमेंट उन्हें साइन करना पड़ता है, बाउंड करना पड़ता है, होते हैं वो किस एग्रीमेंट के साथ, लेटर एग्रीमेंट के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बैठ रहा है, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे ए का हमारा बन रहा है 3 एंड बी का बन रहा है 4, राइट, सी का 2, राइट, एंड डी का 1। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, दैट इज ए। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे, टोटल फंडिंग इन लेवरेज बाय आउट डील। ठीक है, लेवरेज बाय आउट होता क्या है, जब हम बोरो करके एक्वायर करते हैं, ठीक है, बोरोइंग करते हैं जब हम, ठीक है, तो डील जो फाइनल करी जाती है बाय बोरोइंग। ठीक है, बोरोइंग करके हम यहाँ पे एक्वायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, ठीक है, फंड्स दे रखे हैं थ्रू एक्सटर्नल लेवरेज। ठीक है, यहाँ पे अरेंज करे हैं एक्सटर्नल, जो हमने फंड रेज करा है वो 95 करोड़ का है डेट के थ्रू। ठीक है, 33 करोड़ जो है स्टैंड बाय है अभी क्रेडिट लाइन में। ठीक है, एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे 8 करोड़, और मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो 10 करोड़ का है। मतलब इंटरनल जो हमारा यहाँ पे फंडिंग है वो 10 और 8 करोड़ है। एक्सटर्नल जो है यहाँ पे फंडिंग हो रही है, फंडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल लेवरेज हम बोलेंगे तो वो क्या है, 95 करोड़ है एंड 33 करोड़ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज टोटल फंडिंग अवेलेबल। टोटल फंडिंग अवेलेबल क्या है फॉर लेवरेज बाय आउट के लिए। ठीक है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास यहाँ पे, रुपीज 113 करोड़, 110 करोड़, 120 करोड़ एंड 115 करोड़। तो क्या आंसर यहाँ पे रहेगा, हमें लेवरेज बाय आउट के लिए फंडिंग कितनी अवेलेबल है वो देखनी है। तो यहाँ पे हम जो है टोटल फंडिंग देखेंगे तो इसमें हम 33 करोड़ जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैंड बाय क्रेडिट लाइन है। ठीक है, स्टैंड बाय है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी फंडिंग हम देख लेते हैं यहाँ पे। बाकी फंडिंग क्या है, यहाँ पे डेट फाइनेंस कितना है अब हमारे पास, डेट अगर हम बात करें तो 95 करोड़ है। ठीक है, डेट की अगर हम बात करें वो कितना है, 95 करोड़ का है। यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो कितनी है यहाँ पे, दैट इज 8 करोड़। ठीक है, CR लिख लेते हैं इसके साथ। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग थोड़ी सी। ठीक है, तो मैनेजमेंट की कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पे कितनी है, 10 करोड़ की। ठीक है, 10
करोड़ की। अब टोटल फंडिंग कितनी हो गई यहाँ पे हमारे पास, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यस, दैट इज 13 करोड़। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है यहाँ पे। तो एक और आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको दे दूं अगर आप यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट जो है वो देना चाह रहे हो, प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो आपको जो है www.gibconline.com पे आना पड़ेगा, ठीक है। ये है, ये जो वेबसाइट है हमारी पिछली वाली वेबसाइट से थोड़ी डिफरेंट है। इसमें आपको फ्री ऑनलाइन रियल टाइम प्रैक्टिस जो है वो आप मॉक टेस्ट की कर सकते हो। इसमें सीआईबी के चारों जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनकी उनके जो है बहुत सारे जो है आपके पास मॉक टेस्ट रहेंगे, ठीक है। आप इनको ऑनलाइन जो है टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये इसके लिए आप पेड नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इनको रियल टाइम में इनकी प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो। उसके लिए आपको www.gibcibonline.com पे आना पड़ेगा। उसमें सीआईबी एग्जामिनेशन पे आके आप चारों कंपलसरी सब्जेक्ट के जो मॉक टेस्ट है उनको यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं साथ के साथ। तो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि विच स्कूल ऑफ मैनेजमेंट फोकसेस ऑन कॉन्सेप्ट लाइक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मींस की जो थॉट ऑफ जो हमारे डिफरेंट थ्योरिस्ट रहे हैं टाइम टू टाइम, जैसे हेनरी फ्योल थे, एफ डब्ल्यू टेलर थे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो थ्योरिस्ट रहे हैं, जैसे पीटर ड्रकर रहे हैं, ठीक है। इन सब ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, उन्होंने क्लासिकल थ्योरीज दी हैं, न्यू क्लासिकल थ्योरीज हमने थ्योरीज हैं, ठीक है। हम कंटीजेंसी थ्योरी है, डिफरेंट सिस्टम थ्योरी है, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि कौन से स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है, फोकस जो है वो करा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है कंटीजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा है कंटेम्पररी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड चौथा है यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। कहता है कंटीजेंसी स्कूल्स कौन सा होता है, फोकस करता है ऑन सिचुएशनल लीडरशिप। तो कहता है कि कंटीजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिचुएशनल लीडरशिप पे फोकस करता है, विच मीन्स कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम हमारे पास हमें मेथड ढूंढने पड़ेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। सब प्रॉब्लम्स के लिए ये कंटीजेंसी स्कूल कहता था कि सब प्रॉब्लम्स के लिए एक सोल्यूशन नहीं है, हर प्रॉब्लम यूनिक है, हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो होता है, ठीक है। हर प्रॉब्लम्स के लिए कोई एक यूनिक सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। देन आता है सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, सिस्टम स्कूल एम्फसाइज ओपन सिस्टम एंड एनवायरमेंटल फीडबैक। तो ये कहता है कि सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कह रहा है कि वो एम्फोसिस करता है ओपन सिस्टम पे, कि एक जो सिस्टम है हमारा उसके अंदर भी बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एंड साथ ही साथ एनवायरमेंटल फीडबैक, एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो भी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है, एक्सटर्नल इम्पैक्ट भी जो है फैक्टर्स भी रहते हैं एनवायरमेंट के जो इम्पैक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अब कहता है कंटेम्पररी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है, ये इंटीग्रेट करता है मॉडर्न प्रैक्टिसेस को, ठीक है। कंटेम्पररी जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है इसने मॉडर्न प्रिंसिपल्स यहाँ पे प्रैक्टिसेस दिए थे, जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या, बेसिकली कि इसमें क्वालिटी पे फोकस करा गया, कि हमें क्वांटिटी की बजाय यहाँ पे क्वालिटी पे बिगिनिंग से ही फोकस करना है। हमें ये नहीं देखना है कि प्रोडक्ट बन गया बाद में उसकी इंस्पेक्शन करी जाएगी फिर उसकी क्वालिटी चेकिंग करी जाएगी, तो ये चीज पे हमें फोकस नहीं करना, हमें क्वालिटी पे बिगिनिंग से ही फोकस करना है कि हमारी क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट हम अच्छा ऑफर करें, ठीक है। और साथ में एम्प्लॉयज की भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयज पे भी इन्होंने फोकस करा कि एम्प्लॉय को भी हमें इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। तो इससे क्या है, क्वालिटी हमें हर लेवल पे चेक करनी है, इंस्पेक्शन पे ही हमें भरोसा नहीं रखना है कि उस टाइम पे हम क्वालिटी चेक करेंगे, ठीक है। देन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने क्या कहा था कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है कि ऑर्गेनाइजेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन हमें लर्निंग जो है एम्प्लॉयज को करवानी चाहिए, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे दिए। देन यहाँ पे
क्वांटिटेटिव स्कूल यूज मैथमेटिकल मॉडल्स नॉट मॉडर्न क्वालिटी फ्रेमवर्क। तो क्वांटिटेटिव स्कूल ने क्या यूज करा यहाँ पे, ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता था, मैथमेटिकल टूल्स को यूज करना है, स्टैटिस्टिकल टूल्स को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो हमारे पॉट है, सीपीएम है, ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल जो टूल्स है हमारे, बार ग्राफ्स, ठीक है, इन सबको कैसे यूज करके हम जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इन पे इन्होंने फोकस करा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है अब, दैट इज कंटेम्पररी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो फोकस कर रहा था टीक्यूएम पे एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पे। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सो ऑप्शन क्या करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following statements about financial leverage calculate are true and false? तो फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है या फिर फॉल्स है, स्टेटमेंट्स देख लेते हैं एक बार। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, डेट टू एसेट रेशियो क्या होती है, कहता है डेट टू एसेट रेशियो को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल डेट के साथ। दूसरा कहता है डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो कैलकुलेट करी जाती है टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। देखो मैंने इसमें क्या है, हम जब भी ऐसा कोई फॉर्मूला देखते हैं तो हमें ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि फॉर्मूला क्या पूछा, क्या जा रहा है यहाँ पे, डेट टू एसेट पूछा जा रहा है, यहाँ पे डेट टू इक्विटी पूछा जा रहा है, बेसिकली उसी में ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से देखिए। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इक्विटी मल्टीप्लायर की, तो उसको कैलकुलेट करा जाता है टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी के साथ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो कैलकुलेट करी जाती है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बता दीजिए क्या आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट देख ले, तो ये हमें फॉल्स है। क्यों फॉल्स है यहाँ पे, क्योंकि देखो डेट टू एसेट पूछा जा रहा है, बट यहाँ पे फॉर्मूला एसेट डिवाइड बाय टोटल डेट बोला जा रहा है, तो बट इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, टोटल एसेट, तो ये फॉर्मूला इसका रहता है, बट यहाँ पे ये गलत फॉर्मूला लिखा गया है, तो ये क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी, तो यहाँ पे यस इसका फॉर्मूला यही रहता है, तो ये ट्रू है कि टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी जो है इसका फॉर्मूला रहता है। इक्विटी मल्टीप्लायर का यहाँ पे फॉर्मूला टोटल एसेट अपॉन टोटल इक्विटी रहता है। यस, ये भी जो है यहाँ पे क्या है, ट्रू है, यही इसका फॉर्मूला रहता है, टोटल एसेट अपॉन टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी। राइट, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज कैलकुलेटेड एज ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड करा जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के साथ। यस, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल रहे हैं कि ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट कितना कवर कर सकते हैं, वो रेशियो निकाला जा रहा है, तो ईबीआईटी डी को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम इंटरेस्ट से, तो ये भी यहाँ पे ट्रू है। तो यहाँ पे कौन सा जो है स्टेटमेंट यहाँ पे आंसर बन रहा है हमारा, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट जिसमें 2 3 4 आर ट्रू बोला जा रहा है, या फिर बी जिसमें 1 2 आर ट्रू बोला जा रहा है। ठीक है, या फिर सी जिसमें 1 3 एंड ट्रू है, या फिर सारे ट्रू हैं। तो हमने क्या देखा, ओनली 1 फॉल्स है, बाकी ट्रू है, तो ऑप्शन कौन सा सही रह रहा है, यस ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही बैठ रहा है, दैट इज 2 3 एंड 4 आर करेक्ट, बाकी जो है यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट, फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फर्म है, उसकी ईबीआईटी क्या है, 180 लाख है। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा है, 180 लैक्स दे रखा है, इंटरेस्ट हमें दे रखा है 60 लैक्स का, और ईबीआईटी जो है अगर इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे 18% के साथ, 18 के साथ, राइट, 18 लाख के साथ, यहाँ पे अगर 8% बोलिए सॉरी, तो 18 लाख के साथ अगर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, ईपीएस में कितनी परसेंट से चेंज आएगा, वो हमें बताना है। तो पहले हम बात करें ईपीएस निकाला कैसे जाता है, ईपीएस कैलकुलेट कैसे करा जाता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे सेल्स रहती है, पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी जाती है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पे हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे माइनस करी जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने पे हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाता है यहाँ पे ईबीटी, अर्निंग बिफोर
टैक्स, ठीक है। अब इसमें से जब आप टैक्स भी माइनस कर देते हो तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, ठीक है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब आ जाता है आपके पास, इसमें से इसको अगर आप डिवाइड कर देते हो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, किसके साथ, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो ये आ जाता है आपके पास अर्निंग पर शेयर, राइट। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है अर्निंग पर शेयर निकालने का, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, ना हमें यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, ठीक है, ना ही हमें टैक्स दे रखा है। तो ईपीएस का जो चेंज है वो हम किसके अकॉर्डिंग अब हम पता कर सकते हैं, क्योंकि अब इससे रिलेट कौन कर रहा है, बस यही कर रहा है, क्योंकि ये चीजें तो हमें दे नहीं रखी हैं। तो ईपीएस हम किससे, किसके बिहेवियर से यहाँ पे चेक करेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स के बिहेवियर से यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है ना हमें, ना टैक्स दे रखा है, ना नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, ठीक है, ना ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। तो अर्निंग बिफोर टैक्स के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमें ये ईबीआईटी दे रखा है, तो ईबीटी निकाल लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। कितना है, ईबीटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमने अभी बोला, यहाँ पे ईबीआईटी कितना है, 1,80,000, सॉरी 180 लैक्स, ठीक है, 180 लैक्स माइनस, अगर हम यहाँ पे कर देंगे 60 लैक्स, इंटरेस्ट बोला हमने अभी माइनस करने के लिए, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो ये आ गया यहाँ पे 120, ठीक है। तो ये तो था कि जब हमने ईबीआईटी में चेंज नहीं करा, ईबीआईटी जब हमारा 180 लाख था तब हमारा ईबीटी था 120 लाख, ठीक है। अब हमने बोला इसमें चेंज करना है, 18 लाख का चेंज लाना है, इंक्रीज हुआ है वो 18 लाख से। तो अब यहाँ पे ईबीआईटी पहले क्या बन गया हमारा, ईबीआईटी क्या बन गया, 180 प्लस 18 लाख बन गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 198 आ गया, यहाँ पे 198 आ गया, राइट। अब हमें ईबीटी निकालना है फिर से, ठीक है। इंक्रीज के बाद ईबीटी क्या आया हमारे पास यहाँ पे, 198 माइनस 60, क्योंकि वो तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 138 लाख, ठीक है, 138 लाख, ठीक है। अब देखो पहले हमारा ईबीटी था 120 लाख, अब हो गया 138 लाख उसके चेंज आने से, तो मतलब अब हम देखेंगे कितना चेंज आया है। तो चेंज परसेंटेज अगर हमें ईपीएस में कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेंज देखेंगे, पहले चेंज कितना है, 138 लाख माइनस 120 लाख डिवाइड बाय 120 लाख, क्योंकि पहले कितना था चेंज, तो इसी के बाद आया है, इसी में चेंज आया इनटू 100, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ना हमारा। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो ये इसको सॉल्व कर लो तो आपको परसेंटेज चेंज आ जाएगा। परसेंटेज चेंज करने का फॉर्मूला ये होता है ना, चेंज इन डिवाइड बाय जो हमारा बिगनिंग में था इनटू 100, ठीक है। तो ये कितना चेंज आ गया, 18 का चेंज आया है, 120 इंटू 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आंसर आने वाला है आपका, यस आप, तो यस क्या रहेगा इसका आंसर, 5% रहेगा, 10% रहेगा, 15% रहेगा, या फिर 20% रहेगा। यस क्या रहेगा इसका आंसर, यस ऑप्शन जो है यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 15%। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15%। तो ईपीएस में कितना चेंज आया है, 15% यहाँ पे चेंज आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपनी हैज एन इक्विटी मल्टीप्लायर, ठीक है, उसका इक्विटी मल्टीप्लायर है यहाँ पे 5, ठीक है। वॉट डज दिस इंडिकेट अबाउट इट्स फाइनेंशियल लेवरेज, वो इसकी फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में क्या बताना चाह रहा है, क्या बता रहा है। पहला कि कंपनी इज एंटायरली इक्विटी फाइनेंस, की कंपनी पूरी की पूरी इक्विटी पे काम कर रही है, उसने कुछ भी बोरो नहीं करा है बाहर से, ठीक है, पूरा का पूरा वो इक्विटी के पैसों पे वर्क कर रही है, ठीक है। देन दूसरा बताता है कंपनी हैज लो फाइनेंशियल लेवरेज, कंपनी की जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो कम है बट कम है, मतलब फिक्स एक्सपेंसिव यहाँ पे जो है उसके, मतलब लोन ले रखा है उसने बट कम ले रखा है, यहाँ पे कम डेट है। तीसरा कंपनी यूजेस सिग्निफिकेंस डेट टू फाइनेंस टू इट्स एसेट, कि अच्छा खासा यहाँ पे वो डेट यूज कर रही है अपने एसेट को खरीदने के लिए, ठीक है।
फोर्थ क्या कहता है, कंपनी हैज नो लायबिलिटी, कंपनी की कोई लायबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन है, हम एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। इक्विटी मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल एसेट अपॉन टोटल इक्विटी, ठीक है, टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। तो यहाँ पे अगर ये 5 आ रहा है, इट मींस हमारे टोटल एसेट्स क्या है, ज्यादा है इक्विटी से। तो अगर इक्विटी से एसेट ज्यादा है, उसका क्या मतलब है यहाँ पे, कि यहाँ पे हम पैसा डेट से ज्यादा ले रहे हैं, डेट से खरीद रहे हैं एसेट्स को, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सेट बैठ रही है, यस इक्विटी में। ये तो गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो इक्विटी कम है, टोटल एसेट्स हमारे ज्यादा हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, कि लो फाइनेंशियल लेवरेज है, कि कम डेट यूज करा जा रहा है, नहीं। यहाँ पे 5 है, मीन्स की 5 टाइम्स वो इक्विटी से ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो लो फाइनेंस लेवरेज तो नहीं यूज करी जा रही यहाँ पे, ठीक है। द कंपनी यूजेस सिग्निफिकेंट डेट, अच्छा खासा यहाँ पे डेट यूज करा जा रहा है फाइनेंस के लिए, यस ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट बैठ रही है, क्योंकि 5 टाइम्स ही आता है वो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट था कि कंपनी के पास कोई लायबिलिटी नहीं है, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन सा सही बैठ रहा है हमारा, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही बैठ रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो सी आंसर यहाँ पे रहेगा, द कंपनी यूजेस सिग्निफिकेंट डेट टू फाइनेंस इट्स एसेट, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम वाला। इसमें अब हमें ग्रुप ए के जो कंसिडरेशंस हैं उनको मैच करना है यहाँ पे, जो बी ग्रुप में डिस्क्रिप्शंस दे रखी हैं उसके साथ, ठीक है। ए में हमें क्या बोल रखा है कि एसेट लाइफ स्पैन क्या होता है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन रहेगी यहाँ पे, उसको हमें मैच करना है ग्रुप बी के साथ। दूसरा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, तीसरा है ग्रोथ कंसिडरेशन, चौथा है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अब हमें इसे किससे मैच करना है, ग्रुप बी के साथ मैच करना है। ग्रुप बी में हमें क्या दे रखा है, इंक्लूड कैपेसिटी एनहांसमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इससे कह रहा है कि ये इंक्लूड करता है कैपेसिटी को एनहांस करना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यहाँ पे एनहांस करना। दूसरा कह रहा है इंश्योर लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तीसरा कह रहा है इफेक्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, ये इफेक्ट करती है मेंटेनेंस कॉस्ट को, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस को, कि टेक्नोलॉजी जो है वो खत्म हो रही है, ठीक है। मतलब वो जो भी चीज टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो है वो खत्म हो रही है, ये वैल्यूज की इतने ही टाइम के लिए थी, राइट। रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन पोल्यूशन कंट्रोल एंड हाइजीन, ठीक है। हाइजीन में और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए रिक्वायर्ड है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमें डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम इसकी ऑप्शंस है हमारे पास कि ए का 3, फर्स्ट ऑप्शन है कि ए का 3 है, बी का 4, सी का 1, डी का 2, बी है A1 B2 C3 D4, या फिर सी है A4 B3 C2 D1, या फिर डी का है A2 B1 C4 D3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लाइफ स्पैन क्या होता है किसी भी एसेट का, लाइफ स्पैन हमें बताता है, इम्पैक्ट करता है मेंटेनेंस एंड ऑब्सोलेंस के बारे में, कि वो एसेट कितने टाइम के लिए चलेगी, उसको उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगी, ठीक है, कितनी देर के बाद उसे मेंटेन करने की जरूरत हमें पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एसेट लाइफ स्पैन किससे यहाँ पे मैच हो रहा है, दैट इज अफेक्ट मेंटेनेंस कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस के साथ, ठीक है। दूसरा क्या है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिक्वायर पोल्यूशन कंट्रोल एंड हाइजीन। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में की डिस्क्रिप्शन क्या है, कि अब हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, हमें पैसा लगाने की जरूरत है किस चीज में, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, हाइजीन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये किससे यहाँ पे मैच कर रहा है, फोर्थ पॉइंट के साथ मैच कर रहा है यहाँ पे, कि रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन पोल्यूशन कंट्रोल और हाइजीन के लिए, ठीक है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट ये बता रहा है हमें यहाँ पे, कहते ग्रोथ इंक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी प्लानिंग। तो ग्रोथ जो है, अगर हम ग्रोथ चाहिए हमें, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑब्वियसली हमें करनी पड़ेगी। R&D अगर हम करेंगे तभी तो नई नई चीजें, नए नए फीचर्स हम ला पाएंगे। तो ग्रोथ जो है वो किससे कनेक्ट हो रही है यहाँ पे, दैट इज इंक्लूड कैपेसिटी एनहेंसमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ है क्या, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी जो है इंश्योर करती है लॉन्ग टर्म वायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही यही है कि लॉन्ग टर्म रिलायंस, लॉन्ग टर्म रहे, ठीक है, इंश्योर करना लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस ऑफ द प्रोजेक्ट, वो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे, यस जल्दी से बता दीजिए आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे,
यस, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट है, यस ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास, अ फर्म सेल 2000 यूनिट्स एट 25 पर यूनिट, ठीक है, 25 रुपए पर यूनिट पे वो 2000 यूनिट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स कितनी होगी यहाँ पे, बेसिकली सेल्स हम लिख लेते हैं, सेल्स होगी यहाँ पे हमारी 22, 25 टू जा 50, ठीक है, 50,000 होगी यहाँ पे। अब हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है दैट इज 15 पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट है हो गया हमारे पास 15 इंटू टू, ये दैट इज 30,000 हो गए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यूनिट तो हम कितने बेच रहे हैं, 2000 बेच रहे हैं ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रखी है दैट इज 10,000, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं। ओके, तो ये हम देखते हैं फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, पहले वही लिख लेते हैं, दैट इज 10,000 दे रखी है, राइट। 10,000 हमें दे रखी है, तो हम देखें कैलकुलेट क्या करना है, पहले वो तो देख लें। ये व्हाट इज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हमें कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ लेवरेज कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, 2, 2.5, 3 या फिर 1.5। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इनको माइनस करके हमारे पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया यहाँ पे, 20,000 का, ठीक है, 20,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी यहाँ पे, दैट इज 10,000, 10,000 माइनस कर दीजिए इसमें से, ये कितना आ गया आपके पास, EBIT, EBIT आपके पास कितना आ गया, 10,000 का, ठीक है। अब ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, EBIT। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 20,000 का, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना है 20,000 का, EBIT कितना है 10,000 का। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या वैल्यू आएगी, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, यस, यस ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट है दैट इज 2, ठीक है। इसको डिवाइड कर दोगे आपके पास 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स जो है यहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज है, ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम्स है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ARR को लेके, ARR जो हमारा मेथड है उसको लेके कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं वो हमें बतानी है। पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ARR जो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, वो बेस्ड है ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट रादर देन कैश फ्लो, ठीक है, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड है, कैश फ्लोज पे नहीं। दूसरा है ARR कंसीडर द टाइम वैल्यू, ARR जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है कैलकुलेशन के टाइम पे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कि हम मनी की वैल्यू को डिस्काउंट करके चलते हैं, कि आप सबको पता है जैसे आज जो वैल्यू है पैसे की वो 5 साल 10 साल बाद नहीं रहेगी, वैल्यू में डिक्रीज आता है। जो चीज आप 10 रुपए की आज ले रहे हो वो 2-3 साल के बाद आपको 10 रुपए में चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइम टाइम के साथ वैल्यू ऑफ मनी जो है वो यहाँ पे कम हो जाती है, वैल्यू मनी की, ठीक है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे ARR जो है कंसीडर करता है वैल्यू ऑफ मनी को। ARR यूजेस रेडली अवेलेबल फाइनेंशियल डेटा, और रेडी जो हमारा फाइनेंशियल डेटा है उसको यहाँ पे यूज करा जाता है कैलकुलेशन के लिए, मेकिंग इट प्रैक्टिकल फॉर बिजनेस। या फिर फोर्थ स्टेटमेंट, ARR जो है यहाँ पे कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट किया जाता है डिवाइडिंग एवरेज एनुअल नेट इनकम बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एवरेज जो हमारी नेट एनुअल इनकम है उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके ARR कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है करेक्ट है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ हर करेक्ट है, या फिर दूसरा तीसरा और चौथा करेक्ट है, या फिर सारे करेक्ट है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। पहला कहता है ARR जो है प्रॉफिट सेंट्रिक है, डज नॉट रिलाई ऑन कैश फ्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बोला जा रहा है, ARR जो है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड होता है रादर देन कैश फ्लो, तो ये यहाँ पे सही है। यही चीज यहाँ पे भी बोली जा रही है कि वो कैश फ्लो पे नहीं रिलाई करता है, वो किस पे रिलाई करता है, प्रॉफिट पे, क्योंकि वो क्या है प्रॉफिट सेंट्रिक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी, करेक्ट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करा जाता है, बट यहाँ क्या कहा जा रहा है, ARR डज नॉट अकाउंट फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी,
कि इसके हिसाब से ये क्या हो गई, क्रॉस हो गई है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे वैल्यू नहीं ली जाती है, कंसीडर नहीं करी जाती है वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, फिर कहते हैं इट यूजेस अकाउंटिंग डेटा दैट इज फेमिलियर एंड एक्सेसिबल। यस, जो रेडिली अवेलेबल है वही यहाँ पे फेमिलियर है, एक्सेसिबल है, उस डेटा को यूज करा जाता है। तो ये यहाँ पे क्या है, करेक्ट है स्टेटमेंट। फिर कहा जा रहा है एआरआर का फॉर्मूला क्या रहता है, एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। यस, यही चीज यहाँ बोली जा रही है, एनुअल जो हमारी एवरेज एनुअल जो इन्वेस्टमेंट है, नेट इनकम है, उसको यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई यहाँ पे, करेक्ट हो गई। तो क्या आंसर बना इसके अकॉर्डिंग, यस, क्या आंसर यहाँ पे बना इसके अकॉर्डिंग, यस, ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या सही रहेगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, जो हमारे कैश फ्लोज हैं, कि जैसे 4 साल 5 साल 6 साल में हमने हमारे पास जो भी कैश फ्लो आया, ठीक है, उसको जब हम डिस्काउंट करते हैं, ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर के साथ, कि कितनी वैल्यू जो है हर साल डिक्रीज हो रही है मनी की, 10% ले लें, 12% ले लें, ठीक है, कोई भी वो रेट हो सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको डिस्काउंट करा जाता है, फिर उसको प्लस करा जाता है। प्रेजेंट वैल्यू वही है कि मनी के हिसाब से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद उस पैसे की वैल्यू क्या होगी वो, ठीक है, वो प्रेजेंट वैल्यू होती है कैश फ्लो की। जब हम उन सबको प्लस कर देते हैं, सारे कैश फ्लोज को प्लस कर दिया जाता है, तो नेट उसमें आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू वो आ जाती है। जब हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते हैं, तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सेट बैठ रहा है। पहला है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, या फिर दूसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू नेट कैश फ्लो इनफ्लोज इनटू डिस्काउंट रेट, तीसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लोज माइनस टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या फिर चौथा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन माइनस साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू कहते हैं जो एसेट की वैल्यू बचती है लास्ट में, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू भी से हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कहता है दिस रिवर्स द करेक्ट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला को रिवर्स कर दिया है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि बोला जा रहा है प्रेजेंट वैल्यू को जो है नेट कैश फ्लो की उसमें से टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस करी जाती है, वो फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो ये तो क्रॉस हो गया। दिस डज नॉट अकाउंट फॉर डिस्काउंटिंग ओवर टाइम, तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट बोला जा रहा है कि दिस इज द स्टैंडर्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला। यस, फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने बोला ना, इसका रिवर्स ही फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारी, हमने अभी बात करी जैसे कि डिस्काउंट फैक्टर लगाने के बाद जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज है हर साल की, उनको प्लस कर दिया जाता है। नेट कैश फ्लो हम देख लेते हैं कि कितना है, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया जाता है, वो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो ये जो फॉर्मूला था नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन माइनस सैल्वेज वैल्यू, ये कहता है रिजेंबल कर रहा है किसके साथ, कैश फ्लो कैलकुलेशन के साथ, कि कैश फ्लो जो है वो कैलकुलेट करा जाता है, ना कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले से कैश फ्लो कैलकुलेट करा जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करी जाती है। तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, यस, ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि XYZ एक कंपनी है, ठीक है, उसकी फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। सेल्स है 84 lakhs की, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है वो 27.55% है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमें दे रखी है दैट इज 6,96,000 की, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, और बोन्स जो है उसके 37 लाख के हैं, जिसपे 12% हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 50 lakhs की हमें दे रखी है, 10 ईच का शेयर है यहाँ पे। टैक्स रेट हमें दे रखा है 40% का। हमें पता क्या करना है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज हमें पता करना है। ठीक है, कौन सा आंसर सही रहेगा, 1.25, 1.75, 1.50 या फिर 1.38। तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो सेल्स हमें कितनी दे रखी है,
सेल्स दे रखी है दैट इज 84 लाख, इतनी दे रखी है। अब देखो हमें यहाँ पे वेरिएबल भी नहीं दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी है, ना ही कंट्रीब्यूशन दे रखा है। तो हम तो क्या करते थे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे तो कंट्रीब्यूशन आ जाता था हमारा। बट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे रखी है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ठीक है, अब हमें सेल्स दे रखी है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे रखा है, तो सी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय सेल्स। ठीक है, इसको हम सेल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, अब हमारे पास ये कितना है, सेल्स कितनी है 84 lakhs की। ठीक है, 84 lakhs की सेल्स है हमारे पास, ये है 27.55%। ठीक है, 0.55% डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। आप जल्दी जल्दी हमारे साथ कंट्रीब्यूट जो है कैलकुलेट करिए, साथ के साथ कैलकुलेट करिए ताकि आंसर आ जाए, जल्दी जल्दी हम करें क्वेश्चन को। यस, तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारे पास 23,14,200। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप भी साथ के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया, बाकी हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है। जब हम इसमें से कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, ये कंट्रीब्यूशन है, इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 6,96,000 की। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास अब, EBIT। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट करके, दैट इज 16,18,000। ठीक है, आप भी जल्दी से कैलकुलेशन करिए साथ के साथ, क्या आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कि सही कैलकुलेशन हो रही है, आप भी करिए साथ के साथ कैलकुलेशन। राइट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16,18,200 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, हमें 37 लाख का 12% करना है, इसका 12% करना है हमें। तो जल्दी से देख लीजिए क्या रहेगा इसका आंसर, 12% इसका हम निकालेंगे तो क्या रहेगा, वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4,44,000। ठीक है, 44,000, 4,44,000, वो इसमें से माइनस कर दीजिए 4,44,000। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास लेस करने के बाद, ये आ जाएगी 11,74,200, 74,200। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास EBT, क्या आया ये EBT। ठीक है, EBT आया है हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करने का, दैट इज EBIT अपॉन EBT, यही रहता है फॉर्मूला EBT। ठीक है, अब यहाँ पे EBIT हमारे पास क्या है, ये है, EBT क्या है, ये है। तो इसको कैलकुलेट जो है डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 16,18,200 डिवाइड बाय 11,74,200। ठीक है, इनको डिवाइड कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास इसको डिवाइड करने पे, यस, इसको डिवाइड करने पे आ रहा है दैट इज 1.38। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है यहाँ पे, डी। यस, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज 1.38 जो है यहाँ पे आंसर रहने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं एक बार फिर से, कि CIB हो, JIB हो, प्रमोशनल एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस पे जो है वो स्टडी मटेरियल जो है, स्टडी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पे लास्ट 30 years में 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट जो हैं वो इन कोर्सेज का बेनिफिट ले चुके हैं। वो अपना JIB CIB बैंक प्रमोशन एग्जाम्स क्लियर करने में उनको बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे हेल्प मिली है इन कोर्सेज से। आप भी अगर अपने चांसेस जो है CIB JIB प्रमोशन एग्जाम को क्लियर करने के बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक कोर्स बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ओवर 10 लाख से भी ज्यादा लोग जो हैं इसका बेनिफिट ले चुके हैं। इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या, रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स मिलेंगे, PDF क्वेश्चन बैंक्स रहेंगे, केस स्टडी वीडियोस रहेंगी। ठीक है, अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो इस कोर्स में लाइव क्लासेस भी रहेंगी। ठीक है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जो है वो आप अटेंड कर सकते हो। ये कोर्स आपको मिलेगा कहाँ पे, उसके लिए आपको
वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.ns2schoolofbanking.com पे। उसमें कोर्सेज सेक्शन में आके जो कोर्स आपको चाहिए आप वो कोर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ये कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि लास्ट 30 इयर्स में 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट जो है इसका बेनिफिट ले चुके हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को भी इस चीज के बारे में बताइए ताकि वो भी अपने एग्जाम्स को क्लियर करने में इस चीज का बेनिफिट ले सके। ठीक है, होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मोडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो मोडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, आईआरआर होता है, एक एमआईआरआर होता है। आईआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, जिसमें जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रेट जो है यहाँ पे लेते हैं हम, जहाँ पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है जीरो आती है, जहाँ पे नेगेटिव होती है, वो हमारा आईआरआर हम वो चूज करते हैं। ठीक है, तो एक होता है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो उसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो उसको करेक्टली बता रही है। पहला है एमआईआरआर इज कैलकुलेटेड बाय इक्वेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट विद द टर्मिनल वैल्यू इन फ्लो। दूसरा बोल रहा है एमआईआरआर इज सुटेबल फॉर कंपेयरिंग प्रोजेक्ट ऑफ डिफरेंट साइजेस। तीसरा बोल रहा है यहाँ पे कि एमआईआरआर जो है यूज कर रहा है कंपाउंडिंग फॉर इनफ्लो एंड डिस्काउंटिंग फॉर आउटफ्लो। चौथा यहाँ पे क्या कह रहा है कि एमआईआरआर जो है कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग स्प्रेडशीट फंक्शन लाइक एमआईआरआर इन एक्सेल। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही रहेगी, पहली, दूसरी और तीसरी जो है यहाँ पे सही रहेगी, पहली, तीसरी और चौथी सही रहेगी, दूसरी, तीसरी और चौथी सही रहेगी, या फिर सारी की सारी यहाँ पे सही है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन के साथ इसको देख लेते हैं। कहता है एमआईआरआर इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट विद टर्मिनल वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो ये कह रहा है यस, वो इसके साथ इक्वेट करता है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, उस जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, अगर हम उसको टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनल वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी इनफ्लोज की, उसको यहाँ पे इक्वेट करा जाता है। तो यस, ये जो है यहाँ पे क्या है, करेक्ट है स्टेटमेंट, ये ट्रू है स्टेटमेंट, करेक्ट है। दूसरा क्या कहा जा रहा है, एमआईआरआर इज नॉट वैलिड फॉर रैंकिंग प्रोजेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज। तो इसमें हम रैंकिंग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें सूटेबल है ये कंपेयरिंग के लिए, डिफरेंट साइजेस प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए। तो ये यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, यहाँ पे क्रॉस हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या करा जा रहा है कि नहीं, ये रैंकिंग देने के लिए वैलिड नहीं है एमआईआरआर। ठीक है, डिफरेंट साइजेस के प्रोजेक्ट्स को। थर्ड क्या कहता है, इनफ्लो आर कंपाउंडेड एंड आउटफ्लो आर डिस्काउंटेड यूजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यस, किसमें इनफ्लो को कंपाउंडेड किया जाता है और आउटफ्लो को डिस्काउंटेड किया जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करके। ठीक है, यहाँ पे हम आईआरआर को यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करते हैं उसको डिस्काउंट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यस, कंपाउंड करा जाता है इनफ्लोज को एंड डिस्काउंट करा जाता है आउटफ्लो को एट ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, ट्रू है, सही है। फिर अगली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रही है, MIRR can be computed using built-in spreadsheet function like MIRR in Excel. Yes, हम इसको यू कैलकुलेट करते हैं स्प्रेडशीट फंक्शन के साथ भी। ठीक है, जैसे कि एक्सेल में इसको यूज करा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो इसके बेसिस पे क्या आंसर हमारा करेक्ट बैठ रहा है, यस। कौन सा आंसर करेक्ट बैठ रहा है, यस, ऑप्शन जो है यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट बैठ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, राइट। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मैनेजमेंट फंक्शन इज कंसर्न्ड विद गाइडिंग एम्प्लॉयज टूवर्ड्स द। कहते कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो यहाँ पे एम्प्लॉयज को गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए, पाने के लिए, और उन थ्रू लीडरशिप। ठीक है, किसके थ्रू, लीडरशिप के थ्रू, उनको मोटिवेट करके, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करके, सुपरवाइज करके। तो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, बहुत सारे फंक्शन है ना जैसे मैनेजमेंट के, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, प्लानिंग है, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो एम्प्लॉयज को गाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए थ्रू लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। ठीक है, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग। ठीक है,
तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। कहते हैं कंट्रोलिंग जो है वो मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस को, ठीक है। इट मीन्स ये यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है परफॉर्मेंस को, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करता है, और अगर कोई डेविएशन आती है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन जो है इसमें लिए जाते हैं। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये फंक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा आता है डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो डायरेक्टिंग में लीडरशिप और मोटिवेशन इन्वॉल्व होती है। यस, इसके डायरेक्टिंग के जो है 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। तो ये इसके मेन एलिमेंट्स हैं, इन्हीं के थ्रू ये एम्प्लॉइज को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि जो बिजनेस का गोल है उसको अचीव कर सके। तो ये यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। बाकी अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग हेल्प करता है गोल्स को सेट करने में, ठीक है। तो वो यहाँ पे एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं कर रहा है बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए थ्रू लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन और सुपरविजन के थ्रू। स्टाफिंग का काम क्या है, रिक्रूट करना, डेवलपमेंट करना एम्प्लॉयज की, ना कि लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन और सुपरविजन के थ्रू यहाँ पे गोल अचीव करने में गाइड करना। तो वो किसका फंक्शन है यहाँ पे, डायरेक्टिंग का। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स विद देयर की करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट्स बता रखे हैं, जैसे क्वांटिटेटिव है, सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, कंटीजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, कंटेम्पररी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरिस्ट ने दी थी, कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को कैसे देखना है, उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, तो ये बताना कि कौन से स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के क्या थॉट्स थे, क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। पहला है एम्फेसिस इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ओपन सिस्टम। कौन सा है जो यहाँ पे ओपन सिस्टम है, कहता था स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ओपन सिस्टम है और एनवायरमेंटल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। दूसरा है यूज मैथमेटिकल मॉडल एंड डेटा एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए मैथमेटिक्स मॉडल को, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज करना है डिसीजन लेने के लिए। थर्ड है एडवोकेट नो सिंगल बेस्ट वे टू मैनेज, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ठीक है। एक सिंगल तरीका नहीं है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, मतलब सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, हर प्रॉब्लम डिफरेंट है, हर सिचुएशन डिफरेंट है, तो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास नया मेथड होना चाहिए, अलग मेथड होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फोकस ऑन इन्वॉल्विंग प्रैक्टिसेस लाइक टीक्यूएम एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो टी कौन सी जो है यहाँ पे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है जो टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करती है, ठीक है। ऑप्शंस है A3, B4, C2, D1, बी A1, B2, C4, D3, सी A2, V1, C3, D4, डी A4, B3, C1, D2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कहते हैं क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो यूज करते हैं मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव स्कूल्स जो हैं वो मैथमेटिकल यूज कर रहे हैं टूल्स को, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यहाँ पे यूज करा जाता है, मॉडल्स को यूज करा जाता है। तो एक इससे मैच कर रहा है यहाँ पे इसके साथ, कि ये मैथमेटिकल मॉडल्स को यहाँ पे यूज करा जाता है। सिस्टम स्कूल क्या कहता है कि एज एन ओपन सिस्टम इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल फोर्सेस, की सिस्टम स्कूल कहता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो ओपन सिस्टम है, वो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट जो है उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, इंटरेक्ट करता है वो उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रह गया बी का। अब स्किल सी है कंटीजेंसी। तो कंटीजेंसी क्या बिलीव करते थे कि मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो डिपेंड करता है इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन पे, कि डिफरेंट कंडीशन रहती हैं तो कोई भी एक सिंगल बेस्ट वे नहीं रहता है, हर सिचुएशन को मैनेज करने का, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। देन कंटेम्प्रेरी की अगर हम बात करें, यस वो यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ पे फोकस करते हैं टीक्यूएम पे एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पे। तो डी का क्या आंसर रह जाएगा यहाँ पे, दैट इज फोर्थ पॉइंट, कि वो फोकस करते हैं, उनका फोकस कहाँ रहता है, इवॉल्व करता है अराउंड टीक्यूएम एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे, यस, यस ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, राइट। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। होप आपको कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो गए हैं सारे के सारे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।